खंड 1 अध्याय 16। डिंगमी, जल्दी करो। अनुवादक हुई डोंगडिंगमी ने अपनी सभी पुस्तकों को स्थानांतरित कर दिया। समूह 4 की मेज 6 पर बैठ गई और अनुपस्थित मन से उसके बगल में खाली जगह को देखा। लू शी मियाँ फुटबॉल खेलने गई थी। तुम क्या देख रही हो? डू मिंग वेई उछलकर लू शी मियाँ की सीट पर बैठ गए और उन्हें देखकर मुस्कुराए। कुछ नहीं। दिनमत ने अपना सिर हिलाया और अपने कागजात व्यवस्थित करने लगा। सच में? वास्तव में? हाँ। डिंगमी ने अपना चेहरा रगड़ा। डू मिंग वेई के सामने झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, लू शी मियाँ ने अचानक मुझे अपने साथ बैठने के लिए चुना। अनुमान लगाओ कि क्या यह इसलिए है क्योंकि जू यी भी पहले स्थान पर है। उसे डर है कि जू यी मुझे चुनेगी। डू मिंग वेई ने उसके सिर पर मारा। अच्छा काम, मुझे लगा कि यह ऐसा ही होगा, लेकिन तुमने अभी भी इसे नहीं देखा। उसने इसे देखा। लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या? इतना सीधा और साहसी होने के कारण डिंगमी अपनी बुद्धि से डर गई और डरते हुए पूछा, क्या हर कोई गपशप करेगा? अगर शिक्षक ने देख लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। एक ही मेज पर बैठने से पहले वह केवल उसके साथ एक ही मेज पर बैठना चाहती थी, लेकिन अब जब उसकी इच्छा अचानक पूरी हो गई थी तो वह उसकी परछाई से भी डरने लगी थी। डू मिन्हवी को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो। कक्षा में 10 से अधिक लड़कियां हैं जो सभी लड़कों के साथ एक ही मेज पर बैठती हैं। केवल आपको और ल्यूक थोई मियाँ को देखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा आपने और उसने अभी तक शुरू नहीं किया है ना? यह सच है कि यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भावना अभी भी अलग है। दीनमत ने अपने होंठ काटे, यह नहीं जानते हुए कि दो मिन्हवी से क्या कहना है। उसे लगा कि ल्यूक थोई मियाँ उसे पसंद करता है, लेकिन कितना, वह नहीं जानती। अब यह अंतिम वर्ष है। उसे डर है कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी और इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला लेना था। डो मिन्हवी ने कहा, जब तक तुम्हारे ग्रेड कम नहीं होते, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि लू शी मियाँ एक पुराने प्रेमी की तरह दिखते हैं? ऐसा नहीं है। डिंगमी ने राहत महसूस की, अपनी किताबें व्यवस्थित की और कहा, चलो खाना खाते हैं। जब शाम के स्व अध्ययन का समय हो गया तो लू शी मियाँ ने मुड़कर कुर्सी को लात मारी और बैठ गए। दिनमत ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। ल्यूक थोई मियाँ उलझन में था। क्या वह हमेशा उसके साथ बैठना नहीं चाहता था? अब उसके साथ बैठकर उसे अनदेखा करते हुए कहा, आज रात तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो? लू शी मियाँ की पतली उंगलियां किताबों के ढेर पर फिसल रही थी। तभी डिंगमी ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, साहित्य। सभी विषयों में लू शी मियाँ साहित्य में सबसे खराब थे। दरअसल आपने प्रश्नों के उत्तर तो ठीक ठाक दिए, लेकिन आपको लिखना पसंद नहीं है, इसलिए इस भाग में आपके अंक हमेशा बहुत कम रहे हैं। दिनमत ने उसका निबंध पढ़ा। उसे संदेह हुआ कि उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया है और उसने बस बेतरतीब ढंग से लिख दिया। हाँ, ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी साहित्य की किताब निकाली। इस साल साहित्य का शिक्षक बदल गया था। उसका नाम ट्रोंग ले हुई था। जब वह हानफू एक पहनकर कक्षा में दाखिल हुई तो पूरी कक्षा में शोर मच गया। झांग लिहुई ने पाठ्यपुस्तक पकड़ी और मेज पर थपथपाया, चुप रहो, चलो कक्षा के बाद चर्चा करते हैं। चलो आज पहले पाठ की समीक्षा करते हैं। एक हनफू, क्या हम कक्षा के बाद उससे चर्चा कर सकते हैं? जब झांग लिहुई डिंगमी के पास से गुजरा तो डिंगमी अपने सिर को नीचे झुकाए बिना नहीं रह सकी और उसने अपनी लंबी स्कर्ट को देखा जो फर्श पर फैली हुई थी। सोच रही थी, ऐसा कुछ पहनने पर प्रिंसिपल की कोई राय नहीं होगी।
निश्चित रूप से कक्षा के बाद सभी लोग शोर मचाते हुए चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। झांग लिहुई के हनफू के बारे में बात की। डू मिंगवेई समूह 3 में नीचे से दूसरी मेज पर बैठा था। पीछे बैठा व्यक्ति अभी भी तू खियन था और तू खियन के साथ एक ही मेज पर बैठा व्यक्ति तान डांग था। इस सेमेस्टर की शुरुआत से 1 मीटर 80 से ज्यादा लंबे लड़कों के पास अपनी सीटों पर लगभग कोई विकल्प नहीं था। उन सभी को सबसे नीचे बैठाया गया था। लड़कों ने अश्लीलता से कहा, तुम परियों की तरह कपड़े पहनते हो। यह सही है, मुझे लगा कि तुम समय यात्रा कर चुके हो। हाँ 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 हाँ। डो मिन्हवी ने अपना सिर घुमाया और उन लड़कों को घूर कर देखा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मिस झांग, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने अपना सिर घुमाया और डिंगमी से पूछा, क्या यह सही नहीं है? मीमी। डिंगमी ने अवचेतन रूप से लूशी मिया की ओर देखा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जियांग के डू, जो डू मिंग वेई के सामने बैठा था, ने कहा, वह वास्तव में सुंदर है। कई महिला छात्रों ने शिक्षक की रक्षा की, पुरुष छात्रों के साथ बहस की और ब्रेक का समय ऐसे ही बीत गया। पूरी शाम डिंगमी ने लूशी मिया से ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि ऐसा करने से उसके सहपाठियों का ध्यान और जांच आकर्षित होगी। आखिरकार डिंगमी को एक दोषी विवेक था। एक ही टेबल पर बैठने के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता पहले जैसा अंतरंग और सहज नहीं था। लूशी मिया ने उसे क्लास के बाद डू मिंग वेई के घर की ओर भागते हुए देखा। या तो दालान में खड़ी थी या साथ में शौचालय जा रही थी। आम तौर पर वह एक जगह पर स्थिर नहीं बैठती थी और उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। शाम का स्व अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद वे दोनों एक के बाद एक कक्षा से बाहर निकले और पार्किंग स्थल पर चले गए। लूशी मिया ने बाइक निकाली। डिंगमी धीरे से उसे अनलॉक करने के लिए बैठ गया। वह ऊब गया था। डिंगमी, जल्दी करो। डिंगमी तुरंत खड़ा हुआ, बाइक निकाली। लूशी मिया पहले ही साइकिल चलाकर चले गए थे। वे दोनों एक के बाद एक स्कूल के गेट से बाहर निकले, 2 गलियों का चक्कर लगाया और एक साथ विला वाली सड़क पर चले गए। सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे, कारें गुजर रही थी। लूशी मिया ने अचानक कार रोकी, पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। डिंगमी का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसकी दमनकारी निगाहों ने उसे रोक दिया। सावधानी से पूछा, क्या हुआ? लूशी मिया ने कुछ देर तक उसे देखा। उसके मुंह का कोना व्यंग्यात्मक भाव से मुड़ा। बताओ? वह अवाक रह गई। मुझे नहीं पता। फिर से कहो। डिंगमी ने चतुराई से अपना मुंह बंद कर लिया। लूशी मिया बेहद परेशान थे। बिना किसी शिष्टाचार के बोले, तुम्हारी सारी रात मुझसे बचने का क्या मतलब है? क्या मेरे साथ एक ही मेज पर बैठने से आपको कोई नुकसान होगा? या आप टू डिच के साथ एक ही टेबल पर बैठना चाहते हैं? डिंगमी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह कभी टू डिच के साथ बैठने के लिए सहमत नहीं हुई थी। मुझे डर है कि आप नहीं जानते कि आप कितने आकर्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ एक ही टेबल पर बैठने का कितना दबाव है? ठीक है, जब वह 11वीं कक्षा में थी, तब उसे भी नहीं पता था। डिंगमी ने अपना सिर नीचा किया और बुदबुदाया, आपने अचानक मुझे अपने साथ बैठने के लिए चुना। पूरी कक्षा मुझसे चिपकी हुई थी, खासकर लड़कियां, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। स्कूल के दौरान एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात उसके बारे में गपशप और उसकी पीठ पीछे इशारा करना है। यह जितना स्पष्ट होता है, वह उतना ही डर जाता है। लूशी मिया लंबे समय तक चुप रहे, फिर कहा, यहाँ आओ। डिंगमी को दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जगाने के लिए। लूशी मिया ने बाइक को सहारा देने के लिए अपने बाएं पैर का इस्तेमाल किया। इत्मीनान से अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाला।
उसकी गहरी और अंधेरी आंखें उसे घूर रही थी। डिंगमी ने अपना सिर रगड़ा। मैं बहुत जाग रही हूँ। लू शिमिया ने आगे देखा। यह पहले से ही अंतिम वर्ष है। ज्यादातर लोग यह सोचने में व्यस्त हैं कि उच्च ग्रेड कैसे प्राप्त करें। बहुत से लोगों के पास दूसरे लोगों के व्यवसाय के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। डिंगमी ने अपने सुंदर और शांत गालों को देखा। अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। दरअसल वह पूरी रात पढ़ाई नहीं कर पाई। उसके बगल में बैठी उसका मन उथल-पुथल में था। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी ठंडी आवाज को फिर से अपनाया। अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पहले मेरे साथ बैठने के लिए क्यों राजी नहीं हुआ? उसने अपना सिर हिलाया। एक गोल नारंगी बिल्ली अचानक दीवार से कूदकर उन दोनों के बीच में आ गई। डिंगमी कुछ पल के लिए बेसुध हो गई। उसकी नजरें मोटी बिल्ली पर टिकी रहीं, जब तक कि वह कार के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती और वापस लू शी मियाँ के जूते पर आकर लेट गई। लू शी मियाँ ने उसे दूर नहीं धकेला। उसने अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखों से मिली। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। डिंगमी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तो फिर तुमने मुझे अभी क्यों चुना? लू शी मियाँ की आवाज धीमी हो गई। अभी भी पूछ रही हो? क्या तुमने मुझसे पहले नहीं पूछा? डिंगमी को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ और उसने पूछने का तरीका बदल दिया। तो फिर तुम मुझसे पहले क्यों सहमत नहीं हुई? लू शी मियाँ की अभिव्यक्ति नरम हो गई और उसने उसे घूर कर देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम अब ऐसी हो जाओगी। तुम्हारा दिमाग सारा दिन बकवास से भरा रहता है। क्या तुम अभी भी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रही हो? तुम्हारे सच को समझ लेने के बावजूद भी स्पष्ट रूप से न कहने के इस भाव ने डिंगमी को शर्मसार कर दिया। वह कार में चढ़ गई और जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसने एक वाक्य कहा, तुम ही बकवास सोच रहे हो। युवा लड़की हवा की तरह भाग गई। लू शी मियाँ ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया, अपनी नाक को छुआ, मोटी बिल्ली को उठाने के लिए नीचे झुका और घर चला गया। जब डिंगमी घर लौटी तो सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। जू जेन और झो किंग के चेहरे पर खुशी थी। जू निंग ने अधीरता से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। डिंगमी के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। उसका मूड तुरंत खराब हो गया। माँ, चाचा, मैं वापस आ गई हूँ। जू जेन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। तुम वापस आ गई हो। जू निंग अब से तुम्हारे साथ उसी स्कूल में पढ़ेगी। हालांकि हम एक ही कक्षा में नहीं हैं, लेकिन आपके ग्रेड उच्च हैं और आपकी नींव अच्छी है। चलो रात में और सप्ताहांत में एक साथ अध्ययन करते हैं। मैं आपको कुछ और मार्गदर्शन दूंगा। तिएत निन्ह ने ठंडी आवाज में कहा, आपको उसे पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या आप खुद नहीं जानते कि कैसे पढ़ना है? आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो आप तीसरे दर्जे के स्कूल में प्रवेश परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकते? तिएत चान ने डांटा। दिनहमत ने असहाय महसूस किया। चू थान की ओर देखा। चू थान मुस्कुराया। बच्चे को मत डांटो, इससे वह दबाव महसूस करता है। अभी 1 साल बाकी है। जियाओ निंग बहुत होशियार है। खूब पढ़ाई करो और तुम परीक्षा में अच्छा करोगे। जू जेन शांत हो गई। डिंगमी को देखा। कल तुम और जू निंग एक साथ स्कूल जाओगे। उसे ले जाओ ताकि वह इसकी आदत डाल सके। जू निंग ने मुंह बनाया। उसे तुम्हें ले जाने की क्या जरूरत है? मैं कल दोपहर को इधर उधर देखने गई थी। मुझे पता है कि कक्षा कहाँ है। बेहतर है, डिंगमी ने जवाब दिया। मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे अभी भी पढ़ाई करनी है। देखो, अब रात में बाहर जाने का सपना मत देखो। घर पर रहो और डिंगमी के साथ पढ़ाई करो। पिताजी, क्या आपको यह परेशान नहीं करता, हमेशा मेरी तुलना उससे करना? अगर तुम मेरी चिंता कम कर दोगे, तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। हाँ, 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 उसे पूरी दुनिया में कम चिंता करनी चाहिए। बाहर बहस का शोर अंतहीन था।
डिंगमी ने MP4 निकाला जो डू मिंग वेई ने उसे उधार दिया था, अपने हेडफोन लगाए और किताब पढ़ते हुए संगीत सुनने लगी। एक क्षण बाद उसने अपने हेडफोन उतार दिए और बाहर सन्नाटा छा गया। टाई निंग ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, बिस्तर पर रेंगते हुए और खुद को कंबल से ढक लिया। डिंगमी ने अपना पजामा गले से लगाया और नहाने चली गई, फिर बिस्तर पर लेट गई, आह भरी, और अपने तकिए को गले लगाने के लिए पलट गई। अगले दिन डिंगमी बहुत जल्दी उठ गई और झो किंग ने अभी तक नाश्ता बनाना समाप्त नहीं किया था। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और अपने जूते बदले। मैं जल्दी स्कूल चली गई। यह बच्चा अधिक से अधिक चिंतित हो रहा था। झो किंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लॉकर से 5 युआन निकाले और उसे दे दिए। रास्ते में खाने के लिए कुछ खरीद लेना। हाँ, दिनहमत को पैसे मिल गए। दिनहमत ने अपने घर के पास 2 बंस खरीदे, साइकिल चलाकर विला के किनारे पहुंची। ल्यूक थोई मियाँ की कार अभी भी यार्ड में खड़ी थी। वह कार में बैठकर बंस खाती रही, फिर चूसने के लिए अपने स्कूल बैग से दूध का एक कार्टन निकाला। लू शी मियाँ का बेडरूम तीसरी मंजिल पर था। बालकनी यार्ड की ओर थी। आधे कपड़े पहने हुए उसने बस पर्दा खोला और देखा कि छोटी लड़की कार में बैठी सड़क के किनारे एक तिनका चबा रही थी। लू शी मियाँ रुक गई। वह इतनी जल्दी क्यों चली गईं? जल्दी जल्दी अपने दांत ब्रश किए, अपना चेहरा धोया और नीचे की ओर भागी। नाश्ता भी नहीं किया। लू शी मियाँ कार लेने के लिए यार्ड में चली गईं। डिंगमी ने अपने सामने खड़े लू शी मियाँ को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, धीरे से मुस्कुराते हुए। सुप्रभात। लू शी मियाँ कार में चढ़ गए, उनकी ओर देखा। तुम्हारी तरह जल्दी नहीं। चलो चलें। ठीक है। सड़क पार करते हुए लू शी मियाँ एक तले हुए भोजन की दुकान के सामने रुक गईं। उसने कार को दरवाजे के कोने में फेंक दिया और उसकी ओर देखा। मेरे नाश्ते के लिए प्रतीक्षा करें। डिंगमी दंग रह गई। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा। तुम आज इतनी जल्दी क्यों चली गईं? मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए मैं जल्दी चली गई। डिंगमी शायद ही कभी पारिवारिक मामलों के बारे में बात करती थी। यहाँ तक कि डू मिंग वेई भी थोड़ा बहुत जानता था। वह नहीं जानती थी कि लू शी मियाँ को कैसे बताए, क्योंकि वह टिएट निन्ह के साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह आधे घंटे पहले उठ गई। अगर उसे टाई निंग के साथ स्कूल जाना होता तो वह निश्चित रूप से लू शी मियाँ के साथ नहीं जा सकती थी। लू शी मियाँ ने सहजता से उत्तर दिया और नाश्ता करने चले गए। जब लू शी मियाँ खाना खा रहे थे, डिंगमी उनके सामने बैठी थी। क्या तुम अब भी सुबह सुबह फुटबॉल खेलने जाते हो? अब नहीं। ओ, क्यों? लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कोई 12वीं कक्षा का बच्चा दिखाई देता है जिसके पास अभी भी सुबह उठकर फुटबॉल खेलने का समय होता है? पता चला कि अब खेलने के लिए कोई नहीं था। ठीक है। 3 दिनों तक डिंगमी आधे घंटे पहले उठ गया। हर दिन विला के किनारे लू शी मियाँ का इंतजार करता रहा। लू शी मियाँ इस लड़की की टाइमिंग को समझ नहीं पाया। वह हमेशा उसका इंतजार करता रहा था। अब अचानक वह लगातार 3 बार उसका इंतजार कर रही थी। वह थोड़ा परेशान था। तुम आजकल एक पक्षी से भी पहले क्यों जाग रही हो? डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े। तुम बस सो जाओ। मैंने तुम्हें जल्दी नहीं की और मैंने तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करवाया। लू शी मियाँ ने अपना सिर पीट लिया। बेहद सो जाओ। हर सुबह जब वह उठती और पर्दे खोलती तो उसे अपने घर के ठीक सामने एक व्यक्ति बैठा दिखाई देता। फिर भी वह कैसे सो सकती थी? डिंगमी ने अपना सिर रगड़ा। लू शी मियाँ ने उसे घूर कर देखा। क्या अब से हमेशा इसी समय होगा? उम्मा। लू शी मियाँ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, कार में चढ़ते हुए। दिनहमत ने उसका पीछा किया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? उसने एक हाथ से गाड़ी चलाई,
दूसरे हाथ से अपना पेट सहलाया और आलस से कहा, तुम क्या सोचते हो? खंड 1 अध्याय 17। मेरे यहाँ रहते हुए कौन तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है? अनुवादक। हुई डुओंग दीन मैट 2 मिनहवी के साथ वीजा के कागजात और विदेश में अध्ययन के लिए आवेदन जमा करने गई। वह दालान में खड़ी थी, कार्यालय की ओर देख रही थी। जब तक कक्षा में जाने का समय नहीं हो गया, 2 मिनहवी बाहर आई। उसने अपना हाथ उसके चारों ओर रखा। चलो चलें। अगले साल इस दिन के बारे में सोचते हुए 2 मिनहवी विदेश में होंगे। दीन मैट को अचानक थोड़ा दुख हुआ। मिनहवी, अब से हर साल तुम कितनी बार वापस आओगी? 2 मिनहवी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। क्या? मैं अभी तक नहीं गया हूँ और तुम अभी से जाने में अनिच्छुक महसूस करने लगे हो? छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे दोनों मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक एक ही कक्षा में थे, शायद ही कभी अलग हुए हों। जाहिर है वे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 2 मिनहवी ने अपने होठों को दबाया, मुस्कुराना बंद कर दिया। मत मत। दीनमत ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? बहुत गंभीर। डुमिंगवेई ने गंभीरता से पूछा। क्या आप और लू शी मियाँ अब एक जोड़े हैं? डिंगमी शर्मा गई। यह नहीं जानती कि कैसे जवाब दिया जाए। मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे सीधे कहने की जरूरत है। अगर वह नहीं कहता है तो मैं भी नहीं कहूंगी। यह भी बहुत अच्छा है, डिंगमी ने सोचा। डुमिंगवेई ने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि शिक्षक लियू ने मुझे अभी क्या बताया? क्या? उन्होंने मुझे लू शी मियाँ से जल्दी से आवेदन जमा करने का आग्रह करने के लिए कहा था। दिनमट दंग रह गया और ऊंची आवाज में पूछा, कौन से दस्तावेज? 2 मिनहवी ने अपनी आंखें घुमाईं, पलटा और उसके सिर पर थपकी दी। विदेश में अध्ययन के दस्तावेज। क्या ल्यूक थोई मियाँ ने आपको कभी नहीं बताया? यह सही है। वह आपको यह बताने की पहल कैसे कर सकता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वह वास्तव में विदेश चला जाता है तो आप क्या करेंगे? सवालों ने डिंगमी को हैरान कर दिया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह अच्छी बात है कि उसने अभी तक कबूल नहीं किया था। उसकी दूसरी प्रतिक्रिया थी, यह पता चला कि वह वास्तव में विदेश जाने की योजना बना रहा था। डिंगमी अचानक अपने होश में आई, अपने होंठ काट लिए और कुछ भी नहीं बोली। डू मिंगवेई इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और डांटना शुरू कर दिया। लानत है, आपने पहले से ही विदेश जाने की योजना बना ली है और आप अभी भी मेरे साथ अस्पष्ट हैं। डिंगमी डू मिंगवेई को कमीने की तरह डांटते हुए सुन नहीं सका और जल्दी से कहा, क्या मैं हमेशा एक तरफा उसका पीछा नहीं कर रहा हूँ? उसने कभी नहीं कहा कि वह मुझे पसंद करता है, इसलिए वह गलत नहीं है। उसे अब और मत डांटो। कोई भविष्य नहीं। कक्षा शुरू होने वाली थी। डिंगमी ने उसे वापस खींच लिया। लू शी मियाँ के सामने कुछ मत कहो। डुमिंगवेई ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। तुम अभी भी इसके बारे में चिंतित हो, डिंगमी। ठीक है, उसका वास्तव में कोई भविष्य नहीं है। सौभाग्य से उसने अभी तक अपना भविष्य लू शी मियाँ से नहीं जोड़ा है। कक्षा में वापस डुमिंगवेई ने जानबूझकर डिंगमी के सामने कहा, लू शी मियाँ, शिक्षक लियू ने आपको जल्दी से अपना विदेश अध्ययन आवेदन जमा करने की याद दिलाई। लू शी मियाँ झुके, भौहें सिकोड़ी। पहले डिंगमी को देखा जो चुपचाप उसके बगल में बैठी थी, फिर डुमिंगवेई को देखा। मुझे पता है। हाँ। डो मिनहवी ने उसे घूरकर देखा और अपनी सीट पर वापस आ गई। आसपास के सभी सहपाठियों ने यह सुना और ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखने लगे। पता चला कि वह विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि तू खियन और तान डांग भी शांत नहीं बैठ सके। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद दोनों बेवकूफ जल्दी से ल्यूक थोई मियाँ के पीछे चले गए। तान डोंग ने पूछा, कोई रास्ता नहीं? क्या आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं? लू शी मियों की आंखें थोड़ी देर बाद झुक गईं।
विदेश में डिंग एमआई ने पूछने की हिम्मत नहीं की। लैंग हमेशा उसके साथ क्लास में और स्कूल के बाद हर दिन जाता था। दो मिनहवी को उसके इस तरह के व्यवहार से बेहद नफरत थी। तुम किस बात से डरती हो? दीनह मार्ट डर गया। उसे डर था कि अगर उसने स्पष्ट रूप से पूछा तो उसके और ल्यूक थोई मियाँ के बीच अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी। अब सब ठीक है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। चाहे वे अलग अलग रास्ते पर चले जाएं, कम से कम अभी के लिए वह अभी भी उसके सबसे करीबी लड़की है। कक्षा के दौरान लू शी मियाँ ने उसे गणित की समस्या समझाने के लिए पकड़ लिया। उसने उससे विदेश जाने के बारे में नहीं पूछा। वह अपने गणित के होमवर्क को करने में बहुत मेहनती था। डिंगमी ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। वैसे गणित में धीमा होना हमेशा से डिंगमी की कमजोरी रही है। लू शी मियाँ उसे डांटने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा तेज नहीं कर सकते? डिंगमी को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर मैं तेज होता तो क्या मुझे अभी भी तुमसे आग्रह करने की जरूरत होती? अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास परीक्षा के आखिरी सवाल को छूने का भी समय नहीं होगा। डिंगमी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। दरवाजे के पास बैठी सहपाठी ने आवाज लगाई। डिंगमी ने सिर घुमाकर देखा। जू निंग पीछे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी स्थिति को देखते हुए उसकी नजरें लू शी मियाँ पर पड़ गईं। वह यहाँ क्या कर रही थी? कक्ष बगल के कार्यालय भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित है। नीचे की दो मंजिलें शिक्षकों और स्कूल नेतृत्व के कार्यालय थे। जिन छात्रों को फिर से नामांकित किया गया था, वे जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे और ब्रेक आम तौर पर बहुत शांत होते थे। ऐसा कहा जाता था कि कक्षा चयनात्मक कक्षा से भी अधिक सख्त थी। स्कूल शुरू होने के 1 महीने से अधिक समय बाद डिंगमी हर दिन आधे घंटे पहले उठती थी और शाम को स्कूल से देर से घर आती थी। वे कभी भी जू निंग से नहीं टकराए। वे दोनों शांति से एक साथ रहते थे। डिंगमी कक्षा से बाहर आई और उसे देखा। क्या बात है? जू निंग ने लू शी मियाँ को देखा। क्या वह आपकी डेस्कमेट है? डिंगमी ने उससे झूठ बोला। हाँ, हम ड्रॉ के आधार पर बैठे थे। ओह! एक्स्यूइनिंग ने अपनी आंखें पीछे कर ली। हमें सामग्री शुल्क के लिए भुगतान करना होगा। यह बहुत कुछ है। मुझे बताओ। मैं तो बस लड़ने में अच्छा हूँ। उसने अचानक उसकी गर्दन के पीछे थपथपाया। यह सही नहीं है। इसका जू कियान से क्या लेना देना है? तुम्हें लू शी मियाँ को जाने के लिए कहना चाहिए। डिंगमी। वह नहीं चाहती थी कि लू शी मियाँ इस मामले में शामिल हों, क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी सीट पर वापस आकर लू शी मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसकी ओर देखते हुए। तुम्हें किसी और को पैसे देने हैं? उसे केटीवी के दरवाजे पर उस महिला छात्रा से मिलना याद आया। डिंगमी उसे जानती थी, लेकिन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। दरअसल डिंगमी का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य था। उसे किसी के प्रति अपनी नापसंदगी को इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त करते देखना दुर्लभ था। डिंगमी ने पलटकर कहा, नहीं, उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। लू शी मियाँ ने अपनी कलम घुमाई, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसे दिख रहे थे? क्या? उसने कहा, एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह, जिसे उसके बॉस ने धोखा देकर उसकी सारी जेब खर्च हड़प ली। घंटी बजी। साहित्य की शिक्षिका ली हुई हानफू पहने हुए अंदर आईं। पूरी कक्षा हमेशा की तरह उन्हें देखती रही। वास्तव में वे सोच रहे थे, इस तरह की साहित्य शिक्षिका का बोलना वाकई उल्लेखनीय है। लू शी मियाँ ने अपनी साहित्य की किताब निकाली, सहजता से कहा, अगर तुम्हें सच में धोखा मिले तो मुझे बताना। डिंगमी, जो पहले परेशान थी, तुरंत खिल उठी, हंसते हुए। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? कक्षा में जाओ। डिंगमी जल्दी से खड़ी हो गई।
लू शी मियाँ भी धीरे से खड़े हो गए। हेलो टीचर की एक स्वर में उसने उसके सिर के ऊपर फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ। कौन धोखा देने की हिम्मत करता है? आप। बस एक सुरक्षात्मक वाक्य उसकी आत्मा को खोने के लिए पर्याप्त था। पूरी कक्षा के बाद कुछ पंक्तियों के बिना नोटबुक को घूरकर डिनर दोनों भड़का हुआ था और परेशान था। व्यंजन और फिर टैन डांग को मेनू दिया गया। 12 पहले से ही कोई सप्ताहांत नहीं था, केवल मासिक छुट्टी। प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह का सप्ताहांत होगा। 2 दिन की छुट्टी है। नए सेमेस्टर ने अभी शुरू किया था। किन यांग को तुरंत अपने माता पिता द्वारा स्कूल की टीम से हटने के लिए मजबूर किया गया था। जू कियान भी शायद ही कभी अभ्यास करने के लिए गया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक बास्केटबॉल भी नहीं छुआ था। अकेले खेलने के लिए यह नहीं था। अपने घर को गेम खेलने और फिल्में देखने के लिए, दोपहर में खाने के लिए बाहर जाएं और केटीवी पर जाएं। इसके बारे में कैसे? डू मिंग वेई ने आपत्ति जताई। मैं ग्रिल्ड भोजन खाना चाहता हूँ। डिंग एम आई ग्रिल योरसेल्फ? फिंगर्स टेबल पर टैप करते हुए, फिर ग्रिल। मेरे पास घर पर एक ग्रिल है। ताई जेन ने उसे देखा और पूछा, जियाओमी बाहर जा रही है? डिंगमी ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, हाँ, मैं अपनी सहपाठी के घर जा रही हूँ। साथ में पढ़ने के लिए। डिंगमी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह बाहर जा रही है, इसलिए वह केवल अपना सिर हिलाकर दृढ़ता से कह सकी, हाँ। ताई जेन तुरंत उठ खड़ी हुई और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जियाओनिंग, डिंगमी अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जा रही है, अभी उठो, उसके साथ चलो। डिंगमी इतनी चिंतित थी कि वह लगभग चीख पड़ी। शोर से टाइनिंग जाग गई और हताशा में जवाब दिया, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। ताई जेन अपनी बेटी को इतना शरारती कैसे होने दे सकता था? उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और उसे उठाने के इरादे से कमरे में चला गया। डिंगमी ने अपना सिर घुमाकर देखा, जल्दी से अपने जूते बदलने के लिए दरवाजे की ओर भागी और चुपके से बाहर निकल गई। डू मिंग वेई के घर के सामने डिंगमी आंटी से टकरा गई जो कचरा बाहर निकाल रही थी। आंटी ने उसे पहचान लिया और बड़े प्यार से मुस्कुराई, जियाओमी यहाँ है। मिंग वेई अभी तक नहीं जागी है। डिंगमी गेट के बाहर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले मेरे घर आओ। डिंगमी जल्दी से मुड़ी। लू शी मियाँ उसके पीछे खड़ी थी, पसीने से लथपथ, अभी अभी भागकर आई थी। खंड 1 अध्याय 18। अनुवादक होई डुओंग दिन मैट ने उसका पीछा किया। पूरे रास्ते में उसने केवल अपनी चाची को लिविंग रूम की सफाई करते देखा। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आपके घर में कोई नहीं है? ल्यूक थोई मियाँ ने अपने गले से दुपट्टा नीचे खींचा और ऊपर चले गए। मेरे पिताजी एक मीटिंग में गए हैं और मेरा भाई बीजिंग में है। कोई नहीं, यह बहुत अच्छी बात है। दिनमट, जो तनाव में था, अचानक सहज महसूस करने लगा। यह पहली बार था जब वह अकेली उसके घर आई थी। वह मिस्टर ल्यूक से कई बार मिल चुकी थी, लेकिन उसके पिता से वह सिर्फ 4 या 5 बार ही मिली थी। वह एक अमीर और कुलीन व्यक्ति था जिसमें बहुत करिश्मा था। ल्यूक थोई मियाँ कुछ कदम चले और पलटे तो पाया कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने उदासीनता से पूछा, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? अभी भी नहीं उठे? इसलिए दीना मत शर्मा गया और उसके पीछे चला गया। लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने दरवाज़ा खोला, अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो। दिनमत ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, अपना स्कूल बैग रखने के लिए छोटे से लिविंग रूम में गई, गणित की टेस्ट पेपर खोली और जैसे ही उसने उसे टेबल पर रखा, एक मोटी बिल्ली अचानक उसकी टेस्ट पेपर पर कूद पड़ी, जिससे वह डर गई। ल्यूक थोई मियाँ कमरे से बाहर निकलकर देखने लगे। दीन मैट कालीन पर बैठ गए और बिल्ली की ओर इशारा करते हुए पूछा,
तुम्हारे परिवार ने बिल्ली कब पाली? और एक मोटी बिल्ली भी, यह परिचित लग रहा है। मोटी बिल्ली लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वह अचानक दीनहमत के पैर पर कूद पड़ी। दीनहमत चिल्लाया, बहुत भारी है। उसके छोटे छोटे पैर इतनी मोटी बिल्ली की तबाही को कैसे झेल सकते थे? ल्यूक थोई मियाँ हंसते हुए बोले, यह वही बिल्ली है जिसे मेरे भाई ने बीजिंग में पाला था। वह इन दिनों काफी व्यस्त है और उनके पास इसकी देखभाल के लिए समय नहीं है, इसलिए वे इसे घर ले आए। रुके, आप बिल्ली के साथ खेलते हैं। उसने अपनी बात समाप्त की और नहाने चला गया, जबकि दिनहमत और मोटी नारंगी बिल्ली एक दूसरे को बड़ी आंखों से घूरते रहे। दिनहमत ने कालीन की ओर इशारा करते हुए उससे समझौता करने की कोशिश की। या आप बैठ जाइए। मोटे गुई ने उसे अनदेखा किया। डिंगमी के पैरों पर जम्हाई ली, अपने आलसी पेट को फैलाया और एक आरामदायक स्थिति में मुड़ा। बस ऐसे ही वह सो गया। डिंगमी को अचानक याद आया कि पिछली रात उनकी कार के चारों ओर लिपटा हुआ मोटा बिल्ली वह था। मोटी बिल्ली को देखते हुए डिंगमी ने धैर्यपूर्वक एक कलम निकाली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लू शी मियाँ बाहर चला गया, साफ और आरामदायक। वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था, उस लड़की को देखा जो गंभीरता से अपना होमवर्क कर रही थी। फिर मुड़ा और ग्रिल खोजने के लिए लू शी फेंग को बुलाने के लिए नीचे चला गया। घड़ी देखकर लगता है कि लगभग 10 बज गए हैं। तू खिएन और तान डांग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? लेकिन कौन जानता था, इस समय तू खिएन और तान डांग दो मिन्हवी के लिविंग रूम में बैठे थे। दो मिन्हवी ने अपने घर में बैठे दो बड़े लोगों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तू खिएन मंद मंद मुस्कुराया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जहां चाहो जा सकते हो? वे दोनों पहले ही ल्यूक थोई मियाँ के घर के गेट पर पहुंच चुके थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दो मिन्हवी ने उन्हें वापस खींच लिया और अंदर नहीं आने दिया। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों जहां चाहो जा सकते हो, बशर्ते तुम 12 बजे से पहले नहीं आ जाओ। तान डुओंग अचंभित रह गया। क्यों? दो मिन्हवी, सामान्यता। मत पूछिए। तू खिएन ने उसकी ओर देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि दीनहमत ल्यूक थोई मियाँ के घर पर है, और धीरे से मुस्कुराया, ठीक है, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तभी दो बड़े बेशर्म आदमी दो मिन्हवी के घर में घुस आए। उसने फिर से तू खिएन को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जहां चाहो जाओ। मैंने तुम्हें मेरे घर आने के लिए नहीं कहा था। दो मिन्हवी उस व्यक्ति को भगाने ही वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ ने रसोई से चिल्लाकर कहा, वीवी, यहाँ आओ और अपने दोस्त को आमंत्रित करने के लिए कुछ फल लेते आओ। तू खिएन ने अपनी ठोड़ी उठाई, जाओ, वह तुम्हें बुला रही है। टैन डांग का चेहरा भी मोटा था। वह मुस्कुराया और कहा, आप हमें आयातित फल खाने नहीं देते। दो मिन्हवी गुस्से से उठे, रसोई घर में गए और उनके लिए फलों की एक ट्रे ले आए। ल्यूक थोई मियाँ ने ग्रिल ढूंढ ली और उसे बाहर आंगन में ले आया, फिर दूसरी मंजिल पर छोटे से लिविंग रूम में वापस चला गया। दीन मैट अभी भी होमवर्क कर रहा था। वह दिन मैट के पास बैठ गया, सोफे पर पीछे की ओर झुका और उसके टेस्ट पेपर पर नजर डाली। उसने हाथ बढ़ाकर उस मोटी बिल्ली को सहलाया जो उसके पैर पर खर्राटे ले रही थी। बिल्ली ने अपने पैर हिलाए और गहरी नींद में सोने के लिए अपनी स्थिति बदली। वह बहुत करीब झुक गया, उसका शरीर ठंडी, साफ खुशबू से भर गया। वह इत्मीनान से बिल्ली के पैर पर खेल रहा था। यह स्थिति बहुत अंतरंग थी। दिनहमात का चेहरा अचानक लाल हो गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कलम पकड़ने वाला उसका हाथ थोड़ा सख्त हो गया, यहाँ तक कि टेस्ट पेपर पर लिखे अंक भी नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्यों न जारी रखा जाए? उसने उसके कान में फुसफुसाया। दिनहमैट ने अचानक कागज मोड़ दिया, मैं अब यह नहीं करना चाहता।
ल्यूक थोई मियाँ ने बिल्ली के साथ खेलने पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। कागज उठाने के लिए आगे बढ़ा। पता नहीं यह कैसे करना है। मुझे देखने दो। दिनमत बस जल्दी से उठकर उससे दूर जाना चाहती थी, जल्दी से टेस्ट पेपर को दबाते हुए। क्रैक! टेस्ट पेपर आधे में फट गया। वे दोनों स्तब्ध थे। दिनमत ने अपना सिर अचंभे में उठाया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। तभी उसने पाया कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उम्म! ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। दिनमत ने अपना सिर झुकाया, ध्यान से अपने सामने खड़े सुंदर चेहरे को देखा। अपनी लार निगली। ल्यूक थोई मियाँ ने पहले दूसरी ओर देखा, पीछे हटे, खड़े हुए, नीचे झुके और क्वेट बियो को उठाया। प्रश्न यहाँ लाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए चिपका दूंगा। वह कुछ कदम चला और पाया कि दीनमत अभी भी शांत बैठा हुआ था। छोटी लड़की ने उसे दुखी भाव से देखा। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं हिल नहीं सकती। अरे, मोटी बिल्ली, इसका वजन कितना होगा? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर झुकाया और कई बार हंसे, बिल्ली को दूर फेंक दिया, पीछे मुड़े, अपना सिर झुकाया और उसकी सीधी, पतली टांगों पर नजर डाली और अपना हाथ बढ़ाया। उठो। दीनमत ने उसका हाथ अपनी हथेली में रखा। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे ऊपर खींचा। दीनमत के पैर घुटनों तक सुन्न हो गए थे। जैसे ही वह खड़ी हुई, वे शिथिल हो गए। उसका पूरा शरीर नीचे खिसक गया। लूशी मियाँ ने जल्दी से उसे सहारा दिया, उसे अपने सीने से कसकर गले लगाया। जब वह स्तब्ध था, ऐसा लगा जैसे कोई नरम चीज उसके थोड़े उभरे हुए एडम के सेब को छू गई हो। युवक अकड़ गया। उसका एडम का सेब ऊपर नीचे खिसक रहा था। उसने अपना सिर नीचे करके अपनी बाहों में छोटी लड़की को देखा। डिंगमी का चेहरा लाल था और खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर तैर रहा था। उसकी छोटी सफेद उंगलियों ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा उन गहरी, खामोश आंखों के सामने उठाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। उन दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उस पल समय रुक गया था। डिंगमी का मुंह कड़वा था और उसकी जीभ सूखी थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि इस समय का दृश्य किसी फिल्म में एक निश्चित स्थिति के समान लग रहा था। कुछ सेकंड रुकने के बाद ल्यूक थोई मियाँ ने मुंह फेर लिया, अपनी बाहों में पकड़े व्यक्ति को सोफे पर धकेल दिया, घूमे और चले गए। प्रश्न हटाओ। दीनमैट का शरीर कई बार मुलायम सोफे पर आगे पीछे उछला। उसका पूरा शरीर चकरा गया। वह लेट गई और दर्द में अपना चेहरा पकड़े रही। हूँ। मेरे पास अब किसी को देखने के लिए चेहरा नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ ने सफेद टेप पाया और पलटा। लड़की अभी भी सोफे पर मृत होने का नाटक करते हुए लेटी हुई थी। नीचे की घंटी बजी। वह सोफे के बगल में खड़ा था और उसकी ओर देखा। टेप का रोल कॉफी टेबल पर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, आप इसे खुद चिपका सकते हैं। दीनमत अभी भी मृत होने का नाटक कर रही थी। हुहू, उसे जीवाश्म में बदल दो। नीचे। टैन डोंग, यह दोपहर के भोजन का समय है न? दो मिन्हवी ने ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम चावल की बाल्टी हो? दीना तिएव मट कहा है। ल्यूक थोई मियाँ, ऊपर। मैं दीनमत को ढूंढने जा रहा हूँ। तू खिएन, दोपहर के भोजन के बाद चलो सामग्री खरीदने चलें। रात के खाने के लिए अभी भी देर थी और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। फर्श पर पैरों की आवाज सुनकर दीनमत जल्दी से उठ गया, कालीन से नीचे सरक गया और कागज चिपकाने का नाटक करने लगा। दो मिन्हवी छोटे से लिविंग रूम में चला गया। मट, तुम क्या कर रहे हो? दीनमत ने अपना सिर झुकाया। मैं प्रश्न चिपका रहा हूँ। हाँ, आपका प्रश्न आधा क्यों फटा हुआ है? दीनमत ने अपने कंधे झुका लिए और गुस्से से कहा,
ल्यूक थोई मियाँ ने इसे फाड़ दिया। उसने तुम्हारा टेस्ट क्यों फाड़ दिया? दो मिनहवी अवाक रह गए। मैंने 3 घंटे के लिए सिर्फ आप दोनों के लिए एक निजी स्थान बनाया था और आप लोग बस वहां बैठकर सवालों की बौछार कर रहे थे। वास्तव में नहीं, लगभग चूम लिया हो। दो मिनहवी की कठोर यातनाओं के बीच दीनमत ने अभी अभी यह कहानी सुनाई। यह सुनकर दो मिनहवी बेहद उत्साहित हो गई। उसने केत बियो को देखा जो चुपके से खाना खा रहा था और बोली, तो यह पता चला कि मोटी बिल्ली हीरो है। लेकिन ल्यूक थोई मियाँ खुद को नियंत्रित करने में वाकई बहुत अच्छा है। फिर भी उसने चुमा नहीं। चुपके से खाने के बाद क्वेट बियो इस तरफ झुका और दो मिनहवी के पैर पर कूद गया। दो मिनहवी, अरे यह मोटी बिल्ली सचमुच बहुत भारी है। दिनमट मेज पर झुके और हंसते हुए बोले, भारी? मुझे नहीं पता कि मिस्टर ल्यूक ने यह मुद्दा कैसे उठाया। ल्यूक थोई फोंग का जिक्र करते हुए दो मिनहवी ने अपने होठों को दबाया, यह सोचते हुए कि क्या वह आज वापस आएगा। पिछली बार खूबसूरत बहन के बारे में सोचते हुए, कोई बात नहीं, वह वापस न आए तो ही अच्छा है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। टैन डांग नीचे से चिल्लाया। डुमिंग वेई और डिंगमी ने हाथ पकड़े और नीचे चले गए। डिंगमी ने हर जगह देखा, लेकिन ल्यूक थोई मियाँ की तरफ नहीं देखा। अपना खाना खत्म करने के बाद वे एक साथ सामग्री खरीदने चले गए। टू खियन ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया, बियर खरीदना चाहते हो ल्यूक थोई मियाँ? मेरे परिवार में यह है। महान, टैन डांग ने उत्साह से कहा, ग्रिल्ड खाना खाने के साथ बियर पीना भी जरूरी है। उन्होंने ढेर सारी चीजें खरीदीं। लड़कों ने अपने हाथों में चीजें उठाईं। दीन मैट और दो मिनहवी इत्मीनान से अपनी बाइक पीछे पीछे चला रहे थे। फलों की एक टोकरी। मैं शरद ऋतु के गर्म और उज्ज्वल सूरज का स्वागत करता हूँ। इस सुखद युवावस्था में कितना बचा है? दिनमत ने अपनी आंखें सामने खड़े लंबे कद के युवक की पीठ पर गड़ा रखी थी। आज वह 18 साल का था। उससे एक कदम आगे वह बेहद उत्साहित थी। ऐसा लगा जैसे वह अगले ही पल पलक झपकते ही बड़ी हो जाएगी। गेट पर पहुंचते ही एक कैन कार लड़कों के पास से गुजरी और हॉर्न बजाया। लू शिफेंग ने कार की खिड़की नीचे की, उनकी ओर पीठ की और हाथ हिलाया, फिर गाड़ी को यार्ड में ले गया। डिंगमी और डूमिंग वेई ने एक दूसरे को देखा। भाई लू वापस आ गया है। किन यांग बहुत उत्साहित था। भाई लू वापस आ गया है, बढ़िया। उसने अपना सिर घुमाकर तुखियन की ओर देखा। वह चाहता था कि कोई उसका साथ दे। अंत में तुखियन ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तुखियन ने दो मिनहवी की ओर देखा। उसका चेहरा कब्ज से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उस पर 5 मिलियन का कर्ज लिया हो। ल्यूक थोई फोंग यार्ड में खड़ा था। तान डोंग ने पूछा, भाई, क्या आपके पास घर जाने का भी समय है? ल्यूक थोई फोंग ने खुलकर हंसते हुए मजाक किया, एमियन का 18वां जन्मदिन, माता पिता बनने का मेरा आखिरी दिन। निश्चित रूप से मुझे वापस जाना होगा। ल्यूक थोई मियाँ को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अपनी मोटी बिल्ली को आराम से अपने साथ ले जाओ। ल्यूक थोई फोंग मुस्कुराए, पास गए और तुखियन के कंधे को थपथपाया। कुछ महीनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद बच्चा बड़ा हो गया है। उसने अपने हाथ जेबों में डाले और दो मिनहवी और दिनमट की ओर देखा। तुम दोनों लड़कियां बहुत सुंदर हो रही हो। दिनमट मुस्कुराया, धन्यवाद। आखिरी हॉट पॉट खाने के बाद डुमिंग वेई जब भी लू शी फेंग को देखती, छिप जाती। लंबे समय तक उसे न देखने के बाद वह आखिरकार सीधे उसकी तरफ देखने में सक्षम हो गई। डुमिंग वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, धन्यवाद, तुम और भी सुंदर हो। लू शिफेंग ने अपनी भौहें उठाईं।
मुस्कुराते हुए मानो वसंत की हवा में नहा रहे हों। जू कियान ने डू मिंगवेई की चमकदार मुस्कान को देखा, अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। परेशान महसूस कर रहा था। शाम के 8 बजे लकड़ी का कोयला जलाया गया, बर्तन व्यवस्थित किए गए और कई लोग मांस भूनने के लिए ग्रिल के चारों ओर इकट्ठा हुए। डिंगमी को छोड़कर जो खाना पकाने के बारे में थोड़ा जानती थी, बाकी सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी पानी नहीं छुआ था। लू भाइयों का तो जिक्र ही नहीं। 2 युवा मास्टर, एक टाइकून, एक सेकंड मास्टर। जैसे ही यह शुरू हुआ, डिंगमी मिस टैम में बदल गई। सभी के लिए मांस भूनने की प्रभारी, उसके निर्देशन में डू मिंगवेई ने भी अनाड़ीपन से मांस भूनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद असंतुष्ट होकर उसने तू खिएन की कुर्सी के पैर पर लात मारी। तुम लोगों को भी कुछ ग्रिल करना चाहिए, क्या तुम खाना चाहोगे? तू खिएन नाराज हो गया। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। डो मिन्हवी ने अपना सिर घुमाया, उनकी आवाज ठंडी थी। क्या तुमने विस्फोटक खाया था? उसे सारी रात उस पर भौहें चढ़ाते देखकर उसे जरूर बीमार होना चाहिए। तू खिएन और भी परेशान हो गई। उससे बात करने में बहुत आलस्य आ रहा था और उसने मकई को ग्रिल पर रख दिया। ल्यूक थोई फोंग ने टैन डोंग को रसोई में जाकर बियर लाने को कहा और प्रत्येक व्यक्ति को एक कैन दी। जब वह दीन मैट के पास पहुंची तो वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पीना आता है? दिनह मट ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, बेशक, इसे पानी की तरह पी लो। उन्होंने हंसते हुए कहा, शराब पीकर मुझसे घर ले जाने के लिए मत कहो। वह कैसे संभव है? दिनह मट को यह सही नहीं लगा। बस कोशिश करके देखो, नशे में धुत होना इतना आसान नहीं है। ल्यूक थोई फोंग ने कैन खोला, अपनी ठोड़ी उठाई और उन्हें भी कैन खोलने का संकेत दिया। अगले साल की यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा, क्या तुम लोगों ने योजना बनाई है कि किस स्कूल में आवेदन करना है? डो मिन्हवी ने बहुत पहले ही विदेश में पढ़ाई करने का फैसला कर लिया था। यह बात सभी जानते थे। तू खिएन ने कुछ घूंट लिए और खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा। मैंने अभी तक नहीं किया है, पहले स्कोर देख लेते हैं। वह खेलों में एक प्रतिभाशाली छात्र है। दूसरे दर्जे के स्कूल में प्रवेश पाने का प्रयास भी संभव है, लेकिन अभी वह इस बारे में निश्चित नहीं है। वह हमेशा से जानता था कि डू मिन्हवी विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रही थी। वह उसकी तरह नहीं थी। उसका भविष्य उज्जवल था और वह वास्तव में एक गर्वित लड़की थी। यहाँ अपने दोस्तों के बीच वह शायद कड़वा फल चखने वाला पहला व्यक्ति था। टैन डांग को भी लगा कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। आपको भी अपना स्कोर देखना चाहिए। ल्यूक थोई मियाँ ने कुछ नहीं कहा। दिनह मट ने भी कुछ नहीं कहा। डो मिन्हवी ने उसका कंधा थपथपाया। मैट, तुम कहाँ आवेदन करना चाहती हो? दिनह मट ने अपना निचला होंठ काटा और फुसफुसाया, उत्तर, एक गर्म शहर। यह कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका छोटा सा चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें कोमल और दृढ़ थी, जो आशा से भरी थी। बस इसी की उम्मीद कर रहे हो? लू शिफिंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जन्मदिन का सितारा, एक सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा देने की योजना बना रहा है। एक जन्मदिन का सितारा जिस व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लू शिमियन को संदर्भित करता है। इस तरह के स्पष्ट संकेत ने डिंगमी को अपना सिर नीचे करने और अपने तकिए को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। चुपचाप अपनी आंखों के कोने से लू शिमियन पर एक नजर डाली। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, डिब्बे का ढक्कन हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। तान डोंग ने हंसते हुए डांटा, एक दिन मैं डो मिन्हवी से डर गया था। मुझे लगा कि ये मियन भी विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रही है। डो मिन्हवी ने उसे घूरकर देखा,
इससे मेरा क्या लेना देना है? शिक्षक लू ने तो मुझे सिर्फ संदेश पहुंचाने के लिए कहा था, परिणाम चाहे जो भी हो। यह तो तय था कि ल्यूक थोई मियाँ ने विदेश में पढ़ाई के लिए पहले ही दस्तावेज तैयार कर लिए थे। दो मिनवी ने दीन मैट का कंधा खींचा और नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, विदेश में क्यों पढ़ाई करनी है? विदेशी लड़कियां हमारी ट्यू मैट जितनी प्यारी कैसे हो सकती हैं? अगर मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं वहां नहीं जाता। दिनमट का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी कमर पर चुटकी काटी, किसी बात पर मजाक किया। ल्यूक थोई फोंग जोर से हंसा, खड़ा हुआ, कार की डिक्की में गया, एक उपहार बॉक्स लिया और उसे ल्यूक थोई मियाँ की ओर फेंक दिया। बड़े होने के लिए एक उपहार। लू शी मियाँ ने उस पर नजर डाली। यह बाजार में उपलब्ध सबसे नया मॉडल लैपटॉप था। हालांकि लू शी मियाँ ने कहा कि उन्हें उपहार की जरूरत नहीं है, लेकिन जू कियान और किन यांग कई सालों से उनके भाई थे, इसलिए उपहार तो अपरिहार्य था। टू खियन ने कहा, तान डुओंग और मैंने आपके लिए कमरे में एक उपहार छोड़ा है। डू मिंग वेई ने रेफ्रिजरेटर में केक रखा। सभी ने डिंगमी की ओर देखा। डिंगमी ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। मैंने उपहार अपने स्कूल बैग में छोड़ दिया है। मैं इसे आज रात आपको दूंगी। सभी समझ गए और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिए। ग्रिल्ड खाना खाने के बाद पहले से ही थोड़ी देर हो चुकी थी। डिंगमी को आज रात घर जाना था, इसलिए डू मिंग वेई ने पहले केक काटने का सुझाव दिया। सभी लोग लिविंग रूम में चले गए। दो मिनहवी ने केक निकाला और दिनमट के साथ मिलकर केक पर 18 मोमबत्तियां रखीं। मुझे लाइटर दो, डो मिनहवी ने कहा। ल्यूक थोई फोंग मुस्कुराया, अपनी जेब से लाइटर निकाला और डो मिनहवी को दे दिया। मोमबत्ती जलाते हुए दीनमट ने कहा, रुको, लाइट बंद करने के लिए दौड़ते हुए। लाइट बंद करने के बाद वापस दौड़ते हुए दीनमैट ल्यूक थोई मियाँ और दो मिनहवी के बीच खड़े हो गए, डिम्पल के साथ मुस्कुराते हुए। यही वह चीज है जो माहौल बनाती है। डोआन ने अपना सिर झुकाया और ल्यूक थोई मियाँ से आग्रह किया, आपको जल्दी से एक इच्छा करनी चाहिए। अपनी आंखें बंद रखो। अपने हाथ भी अपनी छाती के सामने बंद कर लो। गंभीर रहो। चुप रहो। हाँ, यह संभवतः ल्यूक थोई मियाँ का पिछले 18 वर्षों में सबसे मूर्खतापूर्ण जन्मदिन था। पलक झपकते ही मोमबत्ती बुझ गई। कौन जाने अंधेरे में किसका हाथ बढ़ा और उसके सिर और चेहरे पर मक्खन मलने की हिम्मत की। धिक्कार है। ल्यूक थोई मियाँ ने उस हाथ को पकड़ लिया, जो बहुत छोटा, मुलायम और ठंडा था। एक पल के लिए स्तब्ध होकर उसने धीरे से डांटा, डिंगमी, क्या तुम जीने से थक गई हो? अंधेरे में दीनमाट ने चुपके से उसका हाथ पकड़ते हुए धूर्तता से मुस्कुराया। सौभाग्य से इस समय उसके बगल में जो व्यक्ति था वह थी। ल्यूक थोई मियाँ उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाल पूरी तरह से चिकने थे। उसने रोशनी वापस चालू की और नहाने चला गया। केक भी नहीं खाया। दीनमत ने अपना सिर झुकाया और सोचा। केक खाने के बाद दो मिनहवी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने अभी तक उपहार नहीं दिया? दूर जाओ। हाँ, दीनमत ने अपनी कमीज से कुछ सोचा और ऊपर की ओर भागा। ल्यूक थोई मियाँ बाथरूम से बाहर आया। उसने अभी अभी काली कमीज और हुड पहना था और देखा कि दीनमत दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा है। उसने तौलिया फेंक दिया और उसे डांटा, तुम क्या देख रही हो? डिंगमी मुस्कुराई और छोटे से लिविंग रूम में भाग गई। अपना स्कूल बैग निकाला। लू शी मियाँ ने दराज खोली, सिगरेट का एक पैकेट निकाला, टेबल पर रखा लाइटर उठाया, बालकनी में गया, उसे जलाया, अपना सिर नीचे किया और एक कश लिया। ऊपर देखा तो डिंगमी पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। लू शी मियाँ ने उसके हाथ में रखे खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पर नजर डाली।
उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और आराम से रेलिंग पर झुकते हुए एक और कश लिया। उसकी नाक और होठों के इर्द गिर्द सफेद धुआं घूम रहा था। उसकी आंखें शांत और ठंडी थी। दीनमत मंत्रमुग्ध लग रहा था, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। वह पास आया। अरे, मुझे भी एक सिगरेट पीने दो। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोशिश करने की उत्सुकता देखी और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे। अच्छा काम, बियर पीने के बाद भी तुम धूम्रपान करना चाहते हो? दीनमत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक और कदम आगे बढ़ा दिया। ल्यूक थोई मियाँ ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन अंत में सिगरेट थमा दी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस लड़की में हिम्मत है। सच्चाई ने साबित कर दिया कि उसमें हिम्मत थी। दीनमत ने अपने तेज धड़कते दिल को दबा लिया, उसकी कमीज के सामने के हिस्से को पकड़ा, अपने पंजों के बल पर खड़ी हुई और जल्दी से उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। लेखक कुछ कहना चाहता है। अरे, मुझे भी कुछ आजमाने दो। अरे, मुझे तुम्हें चूमने दो। पहला चुंबन नहीं, दो। एडम के सेब को चूमना भी गिना जाता है और गले लगना भी। मियाँ जी का 118 साल का जीवन इसके लायक है। यह पहली बार है जब दूसरे भाई ल्यूक, मियाँ जी, को दीनहट्यू मैट ने चिढ़ाया है। ऐसा लगता है कि दूसरे भाई ल्यूक को डोगे कहना अधिक सुविधाजनक है। खंड 1 अध्याय 19 अनुवादक। होई डुओंगरात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। हवा मिश्रित साबुन और शैम्पू की हल्की गंध से भरी हुई थी। दिनमत ने आज 2 बार यह खुशबू सूंघी। याद इतनी गहरी थी कि सिगरेट की महक गायब हो गई थी। यह एक जवान आदमी के शरीर की खुशबू थी, ठंडी और सुखद। होठों पर एहसास इतना कोमल था। दिनमत यह नहीं बता सका कि उसके होंठ अधिक मुलायम थे या उसके। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई रेलगाड़ी दौड़ रही हो। हर आवाज दूर और अस्पष्ट थी। ल्यूक थोई मियाँ पूरी तरह से स्तब्ध था। जब तक वह संभलता, दिनमत पहले ही उतरकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। उसका चेहरा लाल था, लेकिन फिर भी वह खुशी से बोली, मुझे अप्रत्यक्ष धूम्रपान से कोई दिक्कत नहीं है। लूशी मियाँ ने अपने होंठ सिकोड़े। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। उसने आधी जली हुई सिगरेट को अपने मुंह में डालने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन आधी जल जाने के बाद उसने अचानक उसे रेलिंग से दबाया, बुझाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। वह सीधा खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और थोड़ी देर के लिए उसके बालों को जोर से हिलाया। डिंगमी चिल्लाई और भागने की कोशिश की। उसने उसे पकड़ लिया और उसकी कलाई को रेलिंग से दबा दिया। उपहार बॉक्स जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। डिंगमी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसे कड़ी सजा देने का इंतजार करने लगी। धप धप धप। उसके दिल की धड़कन की आवाज जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलना चाहती थी, लड़की की नरम सांसों के साथ मिल गई। लूशी मियाँ ने यह सुनकर अपने सिर में सहरन महसूस की। उसे यह क्यों नहीं पता था कि इस लड़की के पास पहले भी ऐसे हुनर थे और अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान। उसने उसे धोखा दिया। लूशी मियाँ उसे सजा देना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर तक उसके बालों को सहलाने और लड़की के लाल चेहरे को देखने के बाद उसे नहीं पता था कि उसे और कैसे सजा देनी है, इसलिए वह केवल इस तरह संघर्ष कर सकता था। 10 सेकंड बाद उसने उसे जाने दिया, उसके बालों को फिर से उलझाया और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने थोड़ी शराब पीकर अपराध किया है। अगली बार इसे फिर से छूने की कोशिश करो। डिंगमी ने घबराकर अपनी आंखें खोलीं। यह कहना चाहती थी कि उसने उसे चूमा नहीं क्योंकि वह नशे में थी, लेकिन उसने उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। उपहार
यह अभी भी बालकनी में था। लू शी मियाँ अब उपहार की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसकी आवाज में नाराजगी थी। मैं इसे बाद में ले लूंगा। डिंगमी ने उसके हाथ से बचने के लिए अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और जल्दी से पीछे मुड़कर पूछा कि क्या वह नाराज है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने नजर घुमाई और देखा कि किशोर के कान लाल थे और उसने एक नरम आह कहा, तो तुम्हें शर्म भी आती है? ल्यूक थोई मियाँ बहुत नाराज हुए। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम अभी भी घर जाने की योजना बना रहे हो? वह कौन था जो जल्दी घर जाने की जल्दी में था? डिंगमी ने अपना चेहरा बदला। आह, यह सही है, मुझे घर जाना है। अगर वह थोड़ी भी देर से आती तो उसे निश्चित रूप से डांटा जाता। वह जल्दी से अपने स्कूल बैग को लेने के लिए छोटे से लिविंग रूम में भागी और उसे अपने कंधे पर रखा। फिर लू शी मियाँ के पास से भागी, जिसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। डिंगमी ने दौड़ना बंद कर दिया और उसके पीछे नीचे चली गई। दो मिनवी और तू किएन किसी तरह बहस करने लगे। ल्यूक थोई फोंग बस वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता हुआ देखता रहा। अपना सिर हिलाया और दीनह मठ की तरफ देखा। तुम्हें अब घर जाना है। दीनह मठ ने सिर हिलाया। दो मिनवी दौड़कर उसके पास आया और आंख मारते हुए बोला, कल मिलते हैं। हाँ, दीनह मठ शर्मा गया। कल का दिन है। शरद ऋतु की हवा सरसराहट कर रही है। ल्यूक थोई मियाँ दीनह मठ के साथ साथ साइकिल चला रहे हैं। वह उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। सड़क पर नजर रखो, बेवकूफ मत बनो और पेड़ से टकराओ। पिछली बार क्या मैं ही उससे टकराना चाहता था? लू शी मियाँ उस व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर वापस ले आए। डिंगमी ने गंभीरता से उसे याद दिलाया, बालकनी पर उपहार मत भूलना। मैंने इसे गर्मियों की छुट्टी से तैयार किया है। लू शी मियाँ ने हंसते हुए कहा, कितना विचारशील। बेशक। वह मुस्कुराई। आज वह थोड़ी देर से घर आई। दीना मत ने घबराकर दरवाजा खोला। सौभाग्य से लिविंग रूम में चू थान अकेला था। चू थान ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम अभी घर क्यों आ रही हो? दीना मत ने आधे सच में जवाब दिया, मैंने पूरे दिन मिनवी के साथ पढ़ाई की, लेकिन आज एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, इसलिए हमने साथ में ग्रिल्ड खाना भी खाया। चू थान ने आह भरी और कहा, यह स्कूल वर्ष का अंत है और तुम लोग अभी भी नहीं जानते कि वयस्कों की चिंता कैसे कम करें। टिएट निन अभी तक वापस नहीं आया है और तुम्हारे चाचा उसे ढूंढ रहे हैं। तुम हमेशा आज्ञाकारी रहती हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। अब वीकेंड पर बाहर मत जाना। तुम घर पर भी पढ़ाई कर सकती हो। माँ, डिंगमी ने उसकी ओर देखा, क्या तुम सच में घर पर पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हो? पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब से जू निंग ने फिर से पढ़ाई शुरू की, जू जेन हर सप्ताहांत उस पर नजर रखती, उसे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देती और यहाँ तक कि डिंगमी से उसे पढ़ाने के लिए कहती। लेकिन उन दोनों में कोई मेल नहीं था और टिएट निन्ह ने हमेशा उसे नीची नजर से देखा था, तो वह उसका सम्मान कैसे कर सकता था? 12वीं कक्षा का होमवर्क इतना भारी था कि डिंगमी खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। फिर भी उसे जू निंग को लेक्चर देने में समय बर्बाद करना पड़ा। झो किंग दंग रह गई। डिंगमी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर जू निंग यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गई, तो अंकल जू तो हैं ही, मेरा क्या? मेरे पास और क्या है? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? माँ? चू थान ने शर्म से क्रोधित होकर भौहें सिकोड़ी, तुम क्या कह रही हो? इतने सालों में मेरे चाचा ने मुझे अपनी बेटी की तरह ही माना है न? दिनमट ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, कोई अंतर नहीं। लेकिन चाहे यह कितना भी अलग क्यों न हो, मैं इसमें मदद नहीं कर सकती।
अंत में वह अभी भी मेरे जैविक पिता नहीं है। मैं चू थान की सांस फूल रही थी। एक पल के लिए चुप हो गई। ठीक है, जाकर नहा लो और सो जाओ। भविष्य में इतनी देर से वापस मत आना। दीनमत ने कुछ नहीं कहा। अपने कपड़े लेने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और नहाने लगी। नहाने के बाद वह रेंगकर बाहर निकल गई। एक्सुई जेन के चेहरे पर नशे में धुत एक्सुई निंग को घर में घुसने के साथ साथ डिंग एमआई पर इशारा किया गया। आज दोपहर को अपने हेडफोन पर काम करना जारी रखा और लू शी मिया ने फर्श पर उपहार दिया और इसे खोला जिनके होंठ नरम थे। लू शी मिया के लिए निश्चित रूप से डिंग एमआई के होंठ नरम थे, जैसे कॉटन कैंडी। अजीब बात है, अगले दिन भोर होने से पहले ही वह काले चेहरे के साथ ठंडे पानी से नहाने के लिए दौड़ पड़ा। लू शी मियान ने डिंग एमआई के लिए इंतजार नहीं किया। वह अपनी बाइक को सीधे स्कूल में ले गई। टीम के साथ अभ्यास करने के लिए गई। आज सुबह लगभग 1 घंटे के लिए फुटबॉल खेली। उसके पीछे एक के बाद वे कक्षा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे बैठ गए, डिंग एमआई ने पूछा, आज सुबह मेरे लिए इंतजार क्यों किया गया? लेकिन मुस्कुराते हुए उसने उसे देखा। क्या हम एक साथ स्कूल जाने के लिए सहमत नहीं थे? कार है या नहीं? मुझे नहीं समझ आया। तुम्हें पहले स्कूल आना भी नहीं आता था? फी गोंग ने सोचा कि कल रात वे दोनों, उनका रिश्ता निश्चित रूप से अधिक घनिष्ठ होगा। किसने सोचा होगा? अगली बार वह उसका इंतजार करेगी। वह कितनी बेवकूफ थी। लंच ब्रेक के दौरान डू मिंग वेई बेचैनी से पूछते रहे, तुम कल इतनी देर तक ऊपर रहे, क्या तुमने आखिरकार कबूल किया? डिंग मी ने अपना सिर हिलाया। दो मिन्हवी ने आंखें घुमाईं। मुझे डर है कि जब तक मैं विदेश जाऊंगी तब तक तुम दोनों ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया होगा। वह वास्तव में चिंतित थी। तब तक उसके बिना क्या दिनहमत को ल्यूक थोई मियाँ पूरी तरह से निगल नहीं लेगा? दिनहमत ने हंसते हुए उसके कान के पास झुककर शर्म से कुछ कहा। दो मिन्हवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा लाल हो गया। दिनहतियो मत। तुम अच्छे हो। दिनहमत मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसे भी लगा कि वह बहुत अच्छी है और उसने मन ही मन खुद की तारीफ की। बस हल्का सा स्पर्श? हाँ, डू मिंग वेई ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उपन्यास में लिखा है कि सिर्फ छूना चुंबन नहीं माना जाता। डिंग मी शर्मा गई। हाँ, ऐसा ही लगा। फिल्म में पुरुष और महिला मुख्य किरदार काफी देर तक किस करते रहे। आखिरकार वे अभी भी युवा थे, इसलिए इन चीजों के बारे में बात करना अजीब था। एक संक्षिप्त रिपोर्ट के बाद उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। काफी देर बाद डिंग मी ने कहा, मैंने बीजिंग में एक विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया है। डू मिंग वेई हंसे। सिंघुआ, डिंग मी ने कंधे उचकाए। मजाक मत करो, तुम निश्चित रूप से सिंघुआ में प्रवेश नहीं पा सकोगे। मैंने तुमसे कहा था, यह बीजिंग में सिर्फ एक स्कूल है। कई अच्छे स्कूल हैं। यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम निश्चित रूप से प्रवेश पा जाओगे। यह सही है। कल भाई लू ने मुझे बताया कि क्योंकि लू शी मिया ने विदेश में अध्ययन करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसका अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अंत में श्री ल्यूक को खड़े होकर यह गारंटी देनी पड़ी कि जब तक वह त्सिंगुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं हो जाता, ल्यूक थोई मिया को विदेश जाना ही पड़ेगा। दीनहमत घबरा गया। सच में? दो मिन्हवी ने सिर हिलाया। बेशक। लेकिन लू शी मिया की उपलब्धियों के साथ, जब तक वह यादृच्छिक निबंध नहीं लिखते हैं, त्सिंगुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय कोई समस्या नहीं होगी। यह सही है। मासिक परीक्षा से पहले डिंग मी ने विशेष रूप से लू शी मिया से गंभीरता से कहा, आपको निबंध में अच्छा करना होगा। लू शी मिया ने उसकी ओर देखा और आराम से मुस्कुराए। फिर आपको सभी गणित के सवाल करने होंगे। ठीक है, सौदा।
मासिक परीक्षा के बाद खेल प्रतियोगिता थी। पी समिति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों की तलाश में व्यस्त थी। यह वर्ष का अंत था। बहुत कम लोग भाग लेने के लिए सहमत हुए, जिससे उसे अपना सिर खुजलाना पड़ा। पिछले साल लू शी मिया और किन यांग थे। इस साल जू कियान के साथ लड़कों की तरफ से कोई समस्या नहीं थी, केवल लड़कियां लापता थीं। आईएनजी ने कहा, मुझे पता है। जियांग के डू को देखा। गलती होने पर कागज का टुकड़ा ल्यूक थोई मिया को फेंक दे। यह आपका है। अपना सिर नीचे करें और परीक्षण करना जारी रखें। खोंग खाडू ने आपको कागज क्यों भेजा? उसमें क्या लिखा था? दिनहमट बिना कुछ सोचे समझे परीक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। ल्यूक थोई मिया ने कागज को खोला, पढ़ा, भौहें सिकोड़ी, उसे एक गेंद की तरह मोड़ा और फेंक दिया। कागज का टुकड़ा लुढ़क कर मेज के बीच में आ गया, दो लोगों की किताबों के ढेर के बीच की खाई में गिर गया और डिंगमी की नजर में आ गया। डिंगमी ने अनजाने में अपना सिर उठाया। जियांग के डू की आंखों से मिलते हुए उन दोनों ने अजीब तरह से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। जियांग के डू शायद यह देखना चाहता था कि लू शी मिया ने नोट पढ़ा है या नहीं, या वह जवाब देने वाला है या नहीं। थोड़ी देर बाद डिंगमी मेज पर झुकी, अपना सिर झुकाकर उसे देखा और अपनी आवाज कम की। क्या तुम जवाब नहीं दोगे? लू शी मिया ने उसे घूर कर देखा। तुम मेरे लिए जवाब दे रही हो? वह केवल एक बेवकूफ ही उसके लिए जवाब देगा। पुस्तक 1 अध्याय 20। अनुवादक होई डुओंग। स्कूल लगभग खत्म हो चुका है। प्रत्येक विषय के प्रतिनिधियों को टेस्ट पेपर प्राप्त करने के लिए कार्यालय जाना चाहिए। कुछ देर बाद डिंगमी ग्रुप 1 से शुरू करते हुए अंग्रेजी के पेपर लेकर वापस आई। जब वह टेबल 3, ग्रुप 3 पर पहुंची, तो जियांग के डू ने उसे परेशान भाव से देखा। डिंगमी अवाक रह गई। उसने उस पेपर के टुकड़े को नहीं पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि उसने कहा था कि लू शी मिया ने जवाब नहीं दिया। अपनी सीट पर वापस आकर टेबल पर पहले से ही कई पेपर रखे हुए थे। डिंगमी ने पेपर व्यवस्थित करते हुए धीमी आवाज में पूछा, जियांग के डू ने तुम्हें मूवी देखने के लिए कहा था? ल्यूक थोई मिया टेस्ट पेपर चेक कर रहे थे। यह सुनकर उन्होंने अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ देखा। क्या तुम कोई फिल्म देखना चाहती हो? दिनहमात ने कुछ महीने पहले मई दिवस के बारे में सोचा। वह वास्तव में उसे फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। उसने अपना सिर नीचे किया और सवालों की गिनती की, यह सोचकर कि वह अभी भी फिल्म देखने के लिए कुछ समय निकाल सकती है। इसलिए उसने सिर हिलाया। हाँ, ल्यूक थोई मिया ने अपनी भौहें उठाईं। तो खियन को अभी एक डरावनी फिल्म मिली है। बस करो, दिनहमैट ने जल्दी से कहा। अगर आप उसे पीट पीट कर मार भी डालें, तो भी वह हॉरर फिल्में नहीं देखेगी। ल्यूक थोई मिया हंसे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने हल्के से कहा, आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? दिनहमत ने अपनी उदासी को खुशी में बदल दिया और मधुर मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? थिएटर में जाओ, अपने घर पर नहीं। वह बहुत कम ही सिनेमा देखने जाती हैं, केवल कुछ बार, हमेशा 2 मिन्हवी के साथ। लू परिवार द्वारा थिएटर स्थापित करने के बाद लू शिफेंग बहुत सारी फिल्में वापस लाया और जू कियान भी बहुत सारी प्रतिबंधित फिल्में वापस लाया। लू शिमियन शायद ही कभी थिएटर में जाता था। लू शिमियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपने पैरों को पार किया और मेज पर 2 बार थपथपाया। यदि आपको अपनी मध्यावधि गणित परीक्षा में 120 या उससे अधिक अंक मिलते हैं, तो मैं आपको फिल्मों में आमंत्रित करूंगा। दिनहमात ने लगभग उत्तर देते हुए अपना सिर घुमाया और उसके होठों के कोने पर मुस्कान देखी। अचानक उसे लाड प्यार का एहसास हुआ। उसने विषय को अपने स्कूल बैग में रख लिया, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मुझे एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? पहले अपना निबंध अच्छी तरह से लिखें
और फिर बात करें। केवल आप ही शर्तें जानते हैं। यह आप भी जानते हैं। ठीक है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। डिंगमी को लगा जैसे उसने उसके मुंह में कैंडी का एक टुकड़ा ठूंस दिया हो, और वह जोर से हंस पड़ी। दोनों लोग जोर से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन क्लास मॉनिटर ने मूवी शब्द सुना और अचानक अपना सिर घुमाया। डिंगमी ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और पूछा, भाई मियाँ, क्या आप हाल ही में कुछ अच्छी फिल्में सुझा सकते हैं? मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। उसके बगल में बैठे लड़के ने आंख मारते हुए चिढ़ाते हुए पूछा, क्लास प्रेसिडेंट को ले जा रहे हो? क्लास मॉनिटर ने उसे घूर कर देखा और किसी को मारने की बात करने लगा। लूशी मियाँ, हाल ही में एक अच्छी हॉरर फिल्म आई है, क्लास मॉनिटर ने झिझकते हुए कहा। क्या लड़कियां देखना पसंद करेंगी? ल्यूक थोई मियाँ ने बिना कोई जवाब दिए हल्के से मुस्कुराया। दिनमट ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, फिल्म देख रहा हूँ। क्लास मॉनिटर ने दीन मैट की बात सुनने का फैसला किया। कुछ ही समय में दीन मैट ने देखा कि क्लास मॉनिटर ने पहले टेबल पर कागज का एक टुकड़ा पास किया। पहले वाले व्यक्ति ने इसे पहले टेबल पर पास किया, इसे कई लोगों को दिया और बहुत ही चुपचाप इसे क्लास मॉनिटर को दिया। क्लास मॉनिटर और क्लास मॉनिटर के बीच प्यार की शुरुआत से ही हर कोई जानता था। किसी को नहीं पता था कि शिक्षक को सबसे पहले किसने बताया, इसलिए लीची बान को आगे आना पड़ा और दोनों लोगों को कई बार बात करने के लिए बुलाना पड़ा। लेकिन नतीजा साफ तौर पर अच्छा नहीं रहा। उन दोनों का रिश्ता नहीं टूटा। हर कोई मजाक करने के बाद उन्हें राज बनाए रखने में मदद करने के लिए बहुत चुप रहा। डिंगमी को वह बेतरतीब बातें याद आ गईं जो उसने सुनी थी। शुरुआती प्यार का यह बड़ा गड्ढा, हर किसी में कूदने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग बेचैन थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। ऐसे भी लोग थे जो पहले ही इसमें पैर रख चुके थे, जैसे कि वह। लूशी मियाँ उसके साथ कब कूदेगी? ल्यूक थोई मियाँ के साथ बैठने के बाद उनके और उनके बारे में कई अटकलें और अफवाहें भी फैलीं। ल्यूक थोई मियाँ एक पुरुष छात्र थे और उन्होंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिनमाट कभी-कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उन्हें डर रहता था कि अन्य लोग कुछ देख लेंगे। फिर से सोचें, यदि उन्हें वास्तव में पता होता, तो क्या सभी लोग उन्हें रहस्य बनाए रखने में मदद करते, जैसे उन्होंने कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मदद की थी? खेल आयुक्त ने फॉल स्पोर्ट्स मीट के लिए पंजीकरण फॉर्म फिर से दिखाया। लूशी मियाँ, आप भी 3000 मीटर की स्पर्धा में क्यों नहीं शामिल होते? तुखियन ने 5000 मीटर के लिए पंजीकरण कराया है। 3000 मीटर दौड़ना संभवतः संभव नहीं है। तान डोंग कहाँ है? टैन डोंग ने पहले ही कई वस्तुओं के लिए पंजीकरण करा लिया है। इससे अधिक अच्छा नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ ने पंजीकरण फॉर्म लिया, जल्दी से उस पर हस्ताक्षर किए और उसे खेल आयुक्त को लौटा दिया। खेल आयुक्त ने मुस्कुराते हुए दिन मैट से पूछा, डिंग मैट, क्या तुम पंजीकरण करना चाहते हो? दिन मात मना करने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में बैठा व्यक्ति अचानक हंस पड़ा, उसकी थोड़ी सी मोटर कोशिकाओं के साथ। भूल जाओ। खेल समिति के सदस्य मुस्कुराए और चले गए। आखिरी पीरियड शारीरिक शिक्षा का था। लड़कों का संघ फुटबॉल मैदान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था और डिंगमी अभी भी अपनी अंग्रेजी की परीक्षा दे रही थी। जियांग केडू, जिसे लंबे समय से कोई जवाब नहीं मिला था, अचानक उनकी मेज पर गया और फुसफुसाया, डिंगमी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर पर बैठ सकता हूँ? मुझे ल्यूक थोई मियाँ से कुछ कहना है। दीने मत ने अपना सिर उठाया, फिर अपना सिर घुमाकर ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। ल्यूक थोई मियाँ सीधे खड़े हो गए, उनकी आवाज़ ठंडी थी। मैंने अपने पिता से कहा, मैं नहीं जा रहा, आप खुद जाइए। जियांग के डू ने अपने होंठ काटे। दिनमत को यह नहीं पता था कि उसे अब भी अपनी सीट छोड़नी है या नहीं।
क्योंकि ल्यूक थोई मियाँ पहले ही खड़े हो चुके थे। तू खिएन ने गेंद को गले लगाया और उसे बुलाया। तान डांग और मैं पहले मैदान में जाएंगे, तुम जल्दी करो। ल्यूक थोई मियाँ ने सिर हिलाया, कुर्सी को दूर धकेला, अपने हाथ जेबों में डाले और चला गया। खोंग खाडू वहीं शर्मिंदा खड़ी रही। दीनह मट ने उसकी तरफ देखा। जियांग के डू को उलझन महसूस हुई। उसने उसे घूरा और उसके पीछे भागा। लू शी मियांग, रुको। दिनह मत ने खोंग खाडू की पुकार सुनी, अपना सिर नीचे किया और अपनी कलम को काटा। खोंग खाडू ल्यूक थोई मियाँ को कहाँ जाने के लिए कहना चाहता था। तू खिएन और तान डोंग ने खोंग खाडू को ल्यूक थोई मियाँ पुकारते हुए सुना और वे पीछे मुड़कर यह तमाशा देखने लगे। ल्यूक थोई मियाँ द्वारा उस व्यक्ति को दूर धकेलने की प्रतीक्षा करते हुए तू खिएन खुश और संतुष्ट थी। क्या यह सच है कि आपके पिता आपके और खोंग खाडू के लिए कुछ व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तान डोंग मुस्कुराया, खोंग खाडू सुंदर है। अगर वह सुंदर है तो आप उसका पीछा करेंगे? टैनन डांग ने अपना सिर खुजलाया। उसे खोंग खाडू पसंद नहीं था। उसका पीछा क्यों कर रहा था? कई पुरुष छात्र बास्केटबॉल कोर्ट के आधे हिस्से पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े। दो मिनवी और दिनह मट सीढ़ियों पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे थे और लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे थे। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक वहां आया। उसने देखा कि सभी लड़कियां शांत बैठी हुई हैं। उसने ताली बजाई और चिल्लाया, लड़कियों, उठो और व्यायाम भी करो। एक ही समय पर पढ़ाई और खेलो, बस बैठे मत रहो। महिला छात्रों का समूह चुपचाप बैठा रहा। कुछ तो कक्षा में वापस जाना चाहती थी। अभी भी कई सवाल बाकी थे। पी शिक्षक ने उन्हें वापस बुलाया। फिर पुरुष छात्रों को बुलाया, लड़कों, एक पल के लिए यहाँ आओ। लड़कियों को एक खेल खेलने दो। लड़कियों का संगठन। वे गेंद नहीं खेलना चाहते, धन्यवाद। एक पुरुष छात्र नाखुश था और चिल्लाया, वे गेंद खेलना नहीं जानते। क्लास मॉनिटर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि मैं नहीं जानता? हमारे क्लास अध्यक्ष को पता है। लड़कियों को खेल खेलने दो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ल्यूक थोई मियाँ ने सीढ़ियों की ओर देखा। दीनह मैट और दो मिन्हवी भागने के लिए नीचे झुक रहे थे, लेकिन शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। वह हंसा और गेंद फेंकी। गेंद टोकरी से होते हुए जमीन पर गिर गई। चल दर, उसने कहा। तान डोंग और तू खिएन उसके पीछे खड़े थे। तान डोंग ने कहा, वास्तव में लड़कियों को मैदान देना, ल्यूक थोई मियाँ, या क्या? लड़के आंगन में चले गए और बरामदे में बैठकर आराम से लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए देखने लगे। दरअसल बहुत कम लोग ही खेलना जानते हैं। वे तो बस बैठकर मौज मस्ती देखते हैं। किसी ने कहा, डो मिन्हवी को देखो, वह बस बेतरतीब ढंग से खेलती है। कोई भी इस तरह से फुटबॉल नहीं खेलता। तू खिएन ने देखा और अपनी हंसी रोक न सका। उनके बगल में बैठे पुरुष छात्र अभी भी चर्चा कर रहे थे। खोंग खाडू और कक्षा अध्यक्ष खेलना जानते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खोंग खाडू खूबसूरती से नृत्य करेगा और फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा। अरे, तुम्हें क्या लगता है क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है? जियांग के डू के अलावा और कौन? नहीं, दो मिन्हवी अधिक सुंदर है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर मियाँ, आप अपने आप को क्या समझते हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने दिन मैट की ओर देखा जो फुटबॉल मैदान पर अंधाधुंध तरीके से झूम रहा था और उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता। तू खिएन ने उसकी ओर देखा। जब वह पहली बार 11वीं कक्षा में दाखिल हुआ तो उसने एक बार ल्यूक थोई मियाँ के घर पर खेल खेला। टैनन डांग ने बताया कि कौन सी छात्रा कक्षा की सबसे सुंदर छात्रा थी। कक्षा के अधिकांश पुरुष छात्रों ने दो मिन्हवी को चुना। टैनन डांग ने ल्यूक थोई मियाँ से पूछा, ए मियाँ, तुम्हें क्या लगता है,
लू शी मियाँ ने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ गेम खत्म करने के बाद लू शी मियाँ अचानक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अचानक कुछ कहा। डिंग मी, मूर्ख तान डांग ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की और पूछा, दीन अहमद को क्या हुआ? तू खियन दंग रह गया। समझ गया। यह सोचते हुए तू खियन ने ल्यूक थोई मियाँ की पीठ पर कोहनी से धक्का मारा और निडरता से पूछा, क्या तुम सच में नहीं जानते या तुम नहीं जानने का नाटक कर रहे हो? प्रेमी की आंखें शीशी डिंग में बदल जाती हैं। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे घूर कर देखा तो खियन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैदान पर दो मिनहवी जोर से चिल्लाया, डिंग टियो मैट, गेंद मुझे पास करो। दिना मत। ठीक है। लड़की के छोटे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान मधुर और उज्ज्वल थी। दिना मत केवल तीक्ष्ण एवं भव्य तरीके से ही सुंदर नहीं है। डो मिंग वेई के बाद के वर्णन का उपयोग करते हुए यह पहले प्यार का चेहरा था। डिंग मी पहले प्यार की तरह ही सुंदर थी। पीई कक्षा के बाद लू शी मियाँ और अन्य लोगों ने फुटबॉल खेलना जारी रखा। डिंग मी और डू मिंग वेई रात के खाने के लिए कैफेटेरिया में चले गए। शाम के स्वाध्याय से पहले दो मिनहवी अचानक दौड़कर आए और दीनह मठ से कहा, ल्यूक थोई मियाँ के पिता और खोंग खा डू के पिता व्यापारिक मित्र हैं। वे स्कूल के पास खाना खा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को आने के लिए बुलाया, लेकिन ल्यूक थोई मियाँ नहीं गए। दिनह मत ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? दो मिनहवी ने अपना सिर पीट लिया। क्या यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें घबराते हुए देखा था? संदेश भेजो और तू खियन से पूछो। आप और तू खियन के बीच आजकल बेहतर तालमेल दिख रहा है। दो मिनहवी ने दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाया, सच में? यह सामान्य है। डिंग मी बोलना जारी रखने ही वाली थी कि अचानक होमरूम टीचर की परछाई खिड़की के पास से गुजरी। डू मिंग वेई जल्दी से अपनी सीट पर वापस भागी। घंटी बजी और लू शी मियाँ भी पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। होमरूम टीचर पोडियम पर खड़ी थी और बोली, स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 दिन में है। आपको दिन में क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा की तरह रात में भी पढ़ाई कर सकती हैं। यह मत सोचो कि तुम स्कूल जाए बिना भी खेल सकते हो। अपने खाली समय का सदुपयोग प्रश्नों को हल करने में करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत परीक्षा का पेपर पहली टेबल पर रख दिया ताकि हर कोई उसे एक दूसरे को दे सके। जैसे ही शिक्षक चले गए, एक पुरुष छात्र ने तुरंत शिकायत की, हमें कुछ दिनों तक सम्मेलन में नहीं जाना पड़ेगा, बस कक्षा में रहना होगा और परीक्षा का पेपर करना होगा। यह सही है। मैंने सोचा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आराम कर सकूंगा, लेकिन मेरे पास छुट्टियों की तुलना में अधिक प्रश्न थे। डिंग मी ने सवालों की गिनती की और महसूस किया कि यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था जितना कि अन्य दो ने कहा था, और वह अभी भी उन्हें पूरा कर सकता है। जैसे ही सवाल आए, लू शी मियाँ ने एक कलम उठाई और काम करना शुरू कर दिया। डिंग मी ने झुककर धीरे से पूछा, तुम जियांग के डू के साथ खाना खाने क्यों नहीं जाते? ल्यूक थोई मियाँ ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं नहीं जाना चाहता, दिनह मत ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर भाव देखकर उसने आगे कुछ न पूछने का निश्चय किया। जब कांग्रेस आई तो पूरा स्कूल छुट्टी पर था। सुबह जब डिंग मी घर से निकली तो जू निंग अभी भी सो रही थी और उसका स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि जू जेन पिछले कुछ दिनों से बिजनेस ट्रिप पर थी, इसलिए कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। झो किंग ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन जू निंग सिर्फ अपने कंबल में सिमटी रही, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने सुना ही नहीं। डिंग मी ने भौहें सिकोड़ी। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी माँ का जीवन थका देने वाला है, लेकिन झो किंग को इसकी आदत हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, अपने जूते बदले और घर से निकल गई। 12वीं कक्षा के लिए खेल महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण नहीं था,
यहाँ तक कि कक्षा शिक्षक ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों से कहा कि वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा करें, पढ़ाई अधिक महत्वपूर्ण है। दोपहर में डिंगमी और डू मिंग वेई ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ देखने जाने की योजना बनाई। जब वे जंगल से गुजरे तो उसने जू निंग को 2 अजीब बालों वाले युवकों के साथ देखा। वे निश्चित रूप से स्कूल के छात्र नहीं थे, बल्कि समाज में घूमने वाले लोगों की तरह थे। वे तीनों हंस रहे थे और बातें कर रहे थे जब जू निंग ने अचानक नजर घुमाई और डिंगमी को देखा। डिंगमी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, कुछ भी न देखने का नाटक करते हुए। डू मिंग वेई ने भी यह देखा। वे दोनों यहाँ कैसे आए? दिनमट ने सोचा, शायद स्कूल प्रबंधन सख्त नहीं है, जिससे उन्हें घुसपैठ करने की इजाजत मिल गई है। आपकी बहन का नाम टिएट निन है? हाँ, मैंने सुना था कि वह कक्षा में अव्वल थी, जिससे शिक्षकों को सिरदर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आपने उसे यहाँ लाने में कितना पैसा खर्च किया है। दिनमट ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें वास्तव में बहुत पैसा खर्च हुआ है। चू थान को यह कहते हुए सुनकर कि नए घर के लिए जमा राशि का कुछ हिस्सा भी खर्च हो गया, टिएट चान को टिएट निन्ह के लिए बहुत चिंता हुई। दुर्भाग्य से जू निंग बिल्कुल भी नहीं जागा। ये मिडिल स्कूल में प्रवेश करने के बाद वह अभी भी पहले जैसा ही था। शाम को स्व अध्ययन के दौरान डिंगमी को जू निंग का एक टेक्स्ट संदेश मिला। मैं तिनहाई इंटरनेट कैफे में हूँ। जब आपका स्कूल खत्म हो जाए तो क्या आप मेरी कक्षा में आ सकते हैं और मेरा स्कूल बैग लेकर यहाँ आ सकते हैं? मेरे पिताजी आज रात घर आ रहे हैं। दिनमत ने नाटक किया कि उसने इसे पढ़ा ही नहीं। एक क्षण बाद टिएट निन्ह ने दूसरा संदेश भेजा। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुम बहुत जल्दी किसी रिश्ते में पड़ गए हो। क्या यह ल्यूक थोई मियाँ ही थे जो आपको नए साल की पूर्व संध्या पर घर ले गए थे? मैं उससे नीचे मिला। लूशी मियाँ मासिक परीक्षाओं में हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था और वह सुंदर भी था। जू निंग के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन उसे कुछ बार देखने के बाद उसे यह बात समझ में आ गई। डिंगमी के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने जल्दी से जवाब दिया। वह मुझे घर ले गया, तुम जो चाहो सोच सकती हो। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कब से कक्षा के दौरान अपने फोन से खेलना पसंद है? दिनमट ने तुरंत फोन रख दिया। अब और नहीं खेलूंगा। स्कूल की घंटी बजी। दिनमैट अभी भी गणित की परीक्षा का आखिरी सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था। ल्यूक थोई मियाँ खड़ा हो गया, अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया, दीवार से टिक गया और उसका इंतजार करने लगा। दिनमैट ने हिसाब किताब पूरा किया, उसे जवाब दिखाया। क्या यह सही है? ल्यूक थोई मियाँ बहुत संतुष्ट थे। अब हम घर जा सकते हैं। दिनमत ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। अचानक दरवाजे के बाहर किसी ने पुकारा, क्या दिनमत अभी भी अंदर है? वहाँ, क्या तुमने उसे दिखाया है? मेरी बहन का स्कूल बैग। अप्रत्याशित रूप से टिएट निन्ह ने एक दोस्त से उसे देने के लिए कहा, इसलिए दिनमत के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी बहन यहाँ पढ़ती है। डू मिंग वेई ने अपने परिवार के बारे में थोड़ी बात की थी, ज्यादा नहीं, क्योंकि डिंगमी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए लूशी मियाँ को ज्यादा कुछ नहीं पता था। डिंगमी जाहिर तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। वह फिर से यहाँ पढ़ रही है। उसने मुझे अपना स्कूल बैग वापस लाने के लिए कहा था। वे दोनों साइकिल से स्कूल के गेट से बाहर निकले। दूसरे चौराहे पर दिनमत ने रुककर कहा, मुझे अपना बैग देना है, तुम पहले घर जाओ। उसे डर था कि कहीं टिएट निन्ह उसे और ल्यूक थोई मियाँ को साथ साथ चलते हुए न देख ले। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा, तुम उसे कहाँ ले गई? तिनहाई इंटरनेट कैफे,
यह एक काली पट्टी है। किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। अत्यंत अराजक स्थिति है। इससे पहले, जब वे वयस्क नहीं थे, तान डोंग और तुखियन वहाँ गए थे, और ल्यूक थोई मियाँ भी उनके साथ कुछ बार गए थे। उसकी बहन स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि खेलने जाती थी। वह स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं। डिंगमी ने अवचेतन रूप से मना कर दिया, लेकिन लू शी मियाँ पहले ही साइकिल चलाकर उसके पास से निकल चुके थे। जल्दी करो। उसके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बस बाद में दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करो। मैं उसे अपना बैग दे दूंगी और फिर तुरंत बाहर आ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वह हमें देखे। ल्यूक थोई मियाँ समझ गया, हंसा और मजाक किया। क्या तुम्हें डर है कि इस बार दूसरे लोग पता लगा लेंगे? डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े और कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे और अस्त-व्यस्त रेस्तरां में डिंगमी ने प्रवेश करते ही भौहें सिकोड़ ली। जल्दी से टिएट निन्ह को ढूंढने लगी, लेकिन वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाई। एक युवक ने अचानक सीटी बजाई। एक स्कूली लड़की है, बुरी नहीं है। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं, बहन? किसको ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसे खोजने में मदद करूंगा। दीनमत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अनसुना करने का नाटक करते हुए थोड़ा आगे मुड़कर तीसरी पंक्ति की ओर देखा। एक युवक ने उसे पुकारा, क्या आप दीनमत हैं? टिएट निन्ह बाथरूम में चली गई। दीनमत ने देखा और अजीब बालों वाले दो युवकों को पहचान लिया। उसने अपना स्कूल बैग कुर्सी पर रख दिया। मैंने टिएट निन्ह का स्कूल बैग यहीं छोड़ दिया है। कृपया इसे संभालने में मेरी मदद करें। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, युवक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी क्या है, चलो खेलते हैं। दीनमत ने संघर्ष करते हुए कहा, छोड़ दो, मुझे घर जाना है। थोड़ा रुको, चलो देर रात साथ में नाश्ता करते हैं और फिर घर चलते हैं। हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं। दीनमत ने उसे घृणा से देखा और भी जोर से संघर्ष किया। जाने दो। उस आदमी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। आसपास के लोग बस तमाशा देख रहे थे। उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। दीनमत ने घबराकर टिएट निन्ह का बैग पकड़ा और उसके चेहरे पर मारा। बैग में किताबें थीं, बहुत भारी, और बैग उसकी नाक के पुल पर लगा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। लानत है। वह लड़का आश्चर्य से खड़ा हो गया और उसे उपदेश देने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू भी पाता, एक सफेद और नीली वर्दी में एक युवक अचानक हवा के झोंके की तरह दौड़ा, उसे तुरंत खींच लिया, उसके घुटने पर जोर से लात मारी, उसका चेहरा मेज पर दबा दिया और गुर्राते हुए कहा, तुम क्या करने जा रहे हो?